हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट टाइम हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कस कर रहे थे, पर उसमें क्या था कि कुछ वीडियो में प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई। आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं क्या प्रॉब्लम थी। सो उस टॉपिक को अब हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो जो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको मतलब हम उसमें ये देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में 2 फेजेस में हो रहा है। एक फेज़ होती है बॉडी की, जो हम उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं, सेकंड में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देखते हैं। और दोनों फेजेस में क्या होता है, एक में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों की आपस में कहीं भी इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। इसीलिए ये 2 फेज हैं, इसी वजह से इसको डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोला गया है। तो जिसमें हमने कल भी डिस्कस किया था, ये लंग्स होते हैं जो हम समझने के पर्पज से इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये बॉडी टिश्यूज़ है और ये बीच में ये हार्ट है, जो हार्ट हमारे 4 चैम्बर्स को कैरी करता है। अपर चैम्बर्स को हमने ऑरिकल्स सॉरी एट्रियम बोला था, लोअर चैम्बर्स को हमने वेंट्रिकल बोला था। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट का राइट होता है और हमारे राइट साइड में हार्ट का जो है हम लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो अब तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे देखते हैं, हम ये लंग से देखना स्टार्ट करते हैं। तो लंग का फंक्शन क्या है? लंग का फंक्शन है हमारी बॉडी से CO2 बाहर रिमूव करके और ब्लड के अंदर O2 को इन्वॉल्व कर देना। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से यूज़ होने के बाद लंग्स में आया, तो लंग्स ने क्या किया, इसके अंदर से CO2 को रिमूव कर दिया और इस ब्लड के अंदर O2 को डाल दिया। इसीलिए इस ब्लड को यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा है। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू होता हुआ वो बॉडी टिश्यू तक आया। देन बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बॉडी टिश्यू ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। और ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद क्या हुआ, ब्लड के अंदर CO2 रिलीज़ हो गया। CO2 रिलीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि ब्लड जो है अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड, डी का मतलब रिमूवल, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है अभी और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुका है। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सुपीरियर वेन कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स तक जाएगा। देन यहाँ पर लंग्स वापस से क्या करेंगे, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे और ऑक्सीजन उसके अंदर वापस से इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये इस तरीके की 2 फेजेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमने क्या देखा, इस फेज़ को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस वाली फेज़ में, और इस वाली ब्लड फेज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है, और दोनों का आपस में कहीं भी इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है, मैं इन टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आएगा दैट मीन लंग्स की बात हो रही है। और वेन्स का काम क्या है, ब्लड को हार्ट के लिए लेकर के जाना। तो पल्मोनरी वेन्स का मतलब है कि लंग्स से होती हुई वेन्स हैं जो हार्ट तक जा रही हैं और जो हार्ट के लिए ब्लड लेके जा रही हैं। पल्मोनरी यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड वर्ड हो गया। और आर्टरीज़ का काम क्या होता है, ब्लड को अवे लेके जाना हार्ट से। तो ये वो वेन्स हैं जो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं ब्लड को, लेकिन कहाँ तक, क्योंकि पल्मोनरी हैं तो लंग्स तक लेके जा रही हैं। आई होप कि नेम से रिलेटेड कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर हो गया। देन एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमने जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था आर्टरीज एंड वेन्स का, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ए से आर्टरीज, ए से अच्छा, दैट मीन्स आर्टरीज में कौन सा ब्लड कैरी होता है, अच्छा ब्लड कैरी होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड। वेन्स मतलब वी से वेन, वी से वाहियात मतलब गंदा ब्लड वेन्स में कैरी होता है। लेकिन यहाँ पर आकर के आपको कुछ दिख रहा होगा,
अपोजिट गेम हो गया। तो इसको आप एक्सेप्शन के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू भी, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया पल्मोनरी वेन्स मतलब लंग से आने वाली वेन्स जो हार्ट के लिए ऑक्सीजन ले ब्लड लेके जा रही हैं, तो जो हार्ट के लिए लंग्स से निकल रही हैं और हार्ट तक जा रही हैं, तो ऑब्वियसली लंग जो है हार्ट को कैसा ब्लड देगा, अच्छा ब्लड देगा। अब तो अच्छा ही ब्लड देगा ना, लंग का काम ही क्या है, प्यूरिफाई करना। तो इसीलिए पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरीज क्या है, वो आर्टरीज जो ब्लड लेकर के जा रही हैं लंग्स तक। तो लंग्स के लिए कैसा, लंग्स ने क्या किया है, वो अपने आप बेकार खून लेगा, गंदा खून लेगा, तभी तो उसको प्यूरिफाई करेगा। दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज है, जो ब्लड हार्ट से लेकर के ब्लड आ रही हैं और लंग्स को दे रही हैं कैसा ब्लड, गंदा ब्लड, फॉर प्योरिफिकेशन। आई होप कि अब यहाँ पर इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड्स ऑफ हार्ट। नॉर्मली हर्ट में एनसीईआरटी ने जो डिस्कस की हुई है, 2 साउंड्स डिस्कस की हुई हैं, लब एंड डब। फर्स्ट साउंड होती है लब, सेकंड साउंड जो होती है वो होती है डब। फर्स्ट साउंड जो क्रिएट होती है वो एबी नोड्स को या एबी वॉल्व्स के बंद होने या खुलने पे होती है। एबी याद है आपको कौन सी वॉल्व्स थी, वो जो थी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो थी वो। तो जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के खुलने बंद होने पर जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को लब नाम दिया गया है। और जो ल्यूनर वॉल्व्स वो कहाँ थी, एट्रियम थी, एओर्टा के प्रेशर को रोकने के लिए थी ना। तो उन वॉल्व्स के खुलने पर जो आवाज़ आती है वो डब आवाज़ होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये वॉल्व्स जब ओपन होंगी तो यहाँ से क्या होगा, एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो मीन्स वेंट्रिकल की फिलिंग होनी स्टार्ट होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन होना स्टार्ट होगा, तो जिसकी वजह से जो है ये लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो लब साउंड है इसकी इंटेंसिटी लेस होती है, ठीक है, और इसका टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब लंबे समय के लिए आवाज़ आती है, क्योंकि फिलिंग में टाइम लग रहा है ना यहाँ पर। तो इंटेंसिटी बहुत धीरे, डल डल धीरे 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 फिलिंग हो रही है, तो इसलिए इंटेंसिटी लेस होती है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड यहाँ पे फिलिंग हो गई तो ये वाली वॉल्व जो है ये ओपन होंगी, इनका क्लोजर होगा। जब ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनके क्लोजर पे जो वॉइस आती है उसको डब कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पतली थोड़ी सी वेन है तो यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है। जो डब साउंड है इसमें इंटेंसिटी हाई है और इसमें टाइम बहुत कम है, टाइम जल्दी से एकदम फट से वॉल्व बंद हो जाती है। आई होप कि आपको यहाँ पे लब डब की साउंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हुए हम भी केवल उन्हीं को करेंगे। पाइसिस मतलब फिशेस के बारे में डिस्कस किया, जिसके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। एम्फियन जिसके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स के 3 और 3.5 चैम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। देन बर्ड्स एंड मैमल्स में होता ही 4 चैम्बर है। आपसे कुछ नहीं, इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईसीजी, electrocardiogram. So now our next topic is ECG, electrocardiogram. तो आई होप आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना ही होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या होता है, एक वेव स्ट्रक्चर होता है, जो एक मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसके अंदर हार्ट बीट का इम्प्रेशन लिया जाता है। वो इम्प्रेशन जो है वो समथिंग ऐसा दिखाई देता है।
तो इसमें क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स दिखाई देते हैं, PQRST। P वेव होती है, QRST वेव होती है, एंड देन दिस T वेव होती है। QRS जो है वो सबसे बड़ा फेज होता है, P एंड T आर शॉर्टर फेज। तो P फेज के अंदर क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, मतलब कॉन्ट्रिक्शन ऑफ एट्रियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। देन नेक्स्ट QRS में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है। और टी फेज में क्या होता है कि जो भी ब्लड अभी वेंट्रिकल के अंदर था वो पुश आउट होकर के मतलब अदर ऑर्गन्स में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। अभी तक यहाँ पर कॉन्ट्रिक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा और वो सारा जो ब्लड है वो पुश आउट होकर के ऑरिकल्स के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू अदर ऑर्गन्स में चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो है यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी इंसान के ECG कराई जाए और ये ग्राफ आता है, दैट मीन्स कि उनका हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है, दैट मीन्स कि उनके हार्ट में कोई ना कोई डिसऑर्डर है। फिर उसका डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनको चेक करके फिर उसका वो सॉल्यूशन निकाला जाता है कि विच इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको यहाँ पे ECG अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये है हार्ट रेट, हार्ट वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो सबसे पहले हम हार्ट रेट को डिस्कस करते हैं कि हार्ट रेट होता क्या है। हार्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हार्ट कितने टाइम बीट कर रहा है। और हार्ट बीट कंप्लीट कब होती है, हार्ट बीट कंप्लीट कब होती है, एक हार्ट बीट को कंप्लीट कब माना जाता है, जब एक सिस्टोल एक डायस्ट्रोल कंप्लीट होता है। मींस एक बार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड एक बार रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये पूरी एक हार्ट बीट होती है। जो आपने लव डब की साउंड सुनी थी, लव एंड डब बोथ आर, जब दोनों साउंड आ जाती हैं उसके बाद एक हार्ट बीट को काउंट किया जाता है। सो हार्ट बीट समझ में आया। तो अब आपको ये देखना है कि 1 मिनट में कितनी साउंड्स आ रही हैं, हार्ट बीट की कितनी लबडब साउंड्स आ रही हैं। तो जब ये काउंट किया गया तो नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट जो होता है वो 72 होता है एडल्ट्स में, और छोटे बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो समथिंग 80 to 100 चला जाता है समटाइम्स। तो ये रहा हार्ट बीट। देन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो मतलब आ पा रहा है, इकट्ठा हो पा रहा है एक बार में। दैट इज समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 ml, ठीक है, रेस्ट फेज पे, ठीक है। उसके बाद देन कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हमारे हार्ट से बाहर भेजा जा रहा है। तो कितना, जब हमारा एक वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, जैसे आपने शायद साइज भी डिस्कस किया था हमने, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज हल्का, मतलब सारे चैम्बर्स मतलब एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल थोड़े से उनसे साइज में बड़े होते हैं, और दोनों वेंट्रिकल के कंपैरिजन में राइट वाला का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, और नॉर्मली लेफ़्ट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेफ़्ट के बारे में बात की है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना वॉल्यूम ब्लड का आ जाता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और वही कि कार्डियक आउटपुट में वही बोला गया है कि एक हार्ट बीट में या पूरे दिन में पूरा एक जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर पाता है। तो अगर उसने उसके लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर 70 ml ब्लड है और वो पूरे दिन में 1 मिनट में 72 हार्ट बीट ले रहा है, तो दैट मीन्स उसने 72 टाइम्स उस ब्लड को सर्कुलेट किया है। दैट मीन्स कि 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड, 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर दिया है। और आपको पता है हमारे पूरे बॉडी में कितना ब्लड है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ही है। दैट मीन्स कि पूरी बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को केवल 1 मिनट की ज़रूरत है। वही अगर आप वहाँ से सिस्टोल डायस्ट्रोल वाला लगा लो, वो भी वहीं से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट जो मैंने अभी थोड़ा सा साइज़ जो डिस्कस किया था वो मैं एक बार आपको वापस से बता देती हूँ। हमें तो जैसे पता ही है कि एट्रियम का साइड वेंट्रिकल से थोड़ा सा छोटा होता है। सॉरी एट्रियम एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, एट्रियम का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल में भी लेफ्ट और जब राइट की बात होती है तो राइट वाले का साइज थोड़ा सा छोटा है लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो जब इन सबको सीरीज वाइज लगाया जाए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल हम कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए अगर आपसे इनका साइज ही पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा साइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, देन राइट वेंट्रिकल का, देन राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम का साइज सबसे छोटा होता है। ये आपको याद रखना है। ये डायग्राम के थ्रू भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे हार्ट का एक सिंपलेस्ट जो डायग्राम होता है वो समवेयर ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये नीचे वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये राइट वेंट्रिकल थोड़ा छोटा है। उसके बाद ये साइज इस तरीके से, तो ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, इस तरीके से। आई होप कि इस चैप्टर के अब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कुछ रहता है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।